करेंगे आज हम लोग को बिहार के संदर्भ में प्राचीन इतिहास के साथ जैन धर्म को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताइए, क्या नाम था जैन धर्म के संस्थापक का? ठीक है, ध्यान रखिए जैन धर्म के संस्थापक में ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो संस्थापक थे वही प्रथम तीर्थंकर होगा, मतलब कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ ध्यान देव। रखेंगे। ऋषभ देव का किस नाम से जानते हैं? कंफ्यूज, आदिनाथ या फिर वृषभनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ऋषभ देव का क्या नाम है? आदिनाथ है या फिर वृषभनाथ भी ऋषभ देव को ही बोलते थे। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए तो क्या बताएंगे? कितने तीर्थंकर 24। हुए जैन धर्म में? ठीक है, तो जैन 24। धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी? 24। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे, क्या बताएंगे? पार्श्वनाथ सर, ठीक है, पार्श्वनाथ। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, काशी में। पिताजी का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन। अश्वसेन। ठीक है, ध्यान रखें, अश्वसेन। ठीक है, काशी के राजा थे। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा था। ठीक है, ध्यान रखिए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? सम्यद शिखर पर्वत पे हुई। कहाँ पे हुई? तो यहाँ पे पार्श्वनाथ को ज्ञान की कहाँ पे हुई? ठीक है, तो समेध शिखर पर्वत पे हुई। ठीक है, उन्हें 4 महावर्त की शिक्षा दी। माइक बंद कीजिए। पार्श्वनाथ ने कितने, पार्श्वनाथ ने कितने, ठीक है, शिक्षा दी? 4। एक सत्य दिया, अहिंसा दिया, असत्य दिया, अपिग्रह नहीं दिया, अपिग्रह दिया। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चल के ब्रह्मचर्य को जोर दिया जाएगा। ठीक है, क्या जोर? ब्रह्मचर्य को जोर दिया जाएगा। महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ा सिखा देखे। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। आदिनाथ और ऋषभनाथ भी इनको कहते थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की बात करेंगे, पार्श्वनाथ थे। जन्म कहाँ पे? वो काशी में था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? समेत पर्वत पे हुई, जिनको समेत शिखर कहते थे या फिर समेत पर्वत कहते हैं। 4 महावर्त की शिक्षा दी, सत्य दिया, अहिंसा दिया, असत्य दिया, अपिग्रह दिया। ठीक है, अब आते हैं 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को जैन धर्म का क्या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ साहित्य में 499 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिताजी के नाम सिद्धार्थ थे। किस कुल के थे? तो महावीर स्वामी ज्ञाति कुल के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब वो पूछा जाएगा। बुद्ध भगवान तो शाक्य के थे। किसके थे? बुद्ध भगवान किसके थे? शाक्य थे, इसलिए शाक्य मुनि कहलाते हैं। माता जी के नाम तिरसला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी माता जी। ठीक है, पत्नी के नाम की बात की यशोधा। ठीक है, जबकि बुद्ध भगवान की पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, पुत्री के नाम के प्रियदर्शिनी अनुनजा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या नाम था पुत्री के नाम? क्या? प्रियदर्शिनी फिर अनुजा। ठीक है, ध्यान रखिए। दामाद जो थे जमाली, जमाल। दामाद से इनको 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 30 वर्ष की आयु में घर के त्यागी बुद्ध भगवान की तरह बिना बताए हुए नहीं जाते। ठीक है, अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से परमिशन लेकर जाते हैं। ठीक है, और 12 वर्ष की अवस्था के बाद इनको कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुए, ठीक है, तो ये कैवल्य कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? कैवल्य करा। ठीक, कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है? तो इनको जिरिम्भिक ग्राम में, ठीक है, जिरिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उनको कौन सा वृक्ष के नीचे? तो उनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आप देखिए जैन धर्म में 3 रत्न है: समय के दर्शन, समय ज्ञान, समय का आचरण। वहां पे क्या है? बुद्ध धम्म संघ है। यहाँ पे क्या है? समय के दर्शन, समय के ज्ञान, समय का आचरण। अब इन्होंने भाई साहब इन्होंने चौथा जो जोड़ा था ब्रह्मचर्य जोड़ा सा। ठीक है, अहिंसा का मतलब सत्य का मतलब क्या है? झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। असत्य का मतलब होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था। सत्य का मतलब क्या था जैनिज्म में? तो चोरी नहीं करना। ठीक है, अपिग्रह का मतलब क्या होता है? धन का संग्रह नहीं करना। ठीक है, ध्यान रखिए, धन का संग्रह नहीं करना। ठीक है, उसके बाद करेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 5वां महावर्त की बात करके ब्रह्मचर्य था, महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अनेकांतवाद, स्यादवाद, सतभंगी ज्ञान। ठीक है, सारे के सारे थ्योरी जो है जैन धर्म से। ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत किसे? जैन धर्म से। सत्य शब्दभंगी ज्ञान का संबंध, स्यादवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैनिज्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया?
तो राजगृह में दिया, ठीक है। उसने कहाँ पे दिया था बौद्ध भगवान ने? तो उन्होंने सारनाथ या फिर ऋषिपट्टनम में दिया था, ठीक है। अब आते हैं जैनिज्म से संबंधित प्रमुख तीर्थकर के प्रतीक जान लेते हैं। तो द्वितीय तीर्थकर प्रथम तीर्थकर की बात करें, ऋषभ देव साहब थे। बैल या फिर वृषभ था, इसीलिए इनको वृषभनाथ भी कहते हैं, ठीक है। आदिनाथ या फिर वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका प्रतीक जो था वृषभ था। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ साहब थे। इनका था हाथी था, ठीक है। इनका नाम आदिनाथ भी था, ठीक है, आदिनाथ या फिर वृषभनाथ। 23वें तीर्थकर के बाद पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ साहब का जो था वो सर्प था, ठीक है। 24वें तीर्थकर की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इनका महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का, ठीक है। 12वें तीर्थकर, ठीक है। बासु पूज्य का मतलब जन्म जो था बिहार में होता, आसान है याद करना। 24वां महावीर स्वामी, या दो से भाग देंगे तो 12वें क्या हो जाएंगे? बासु पूज्य। दोनों का जन्म जो था बिहार में हुआ था। बासु पूज्य को, ठीक है। और क्या नाम है इसका? क्या नाम इनका? महावीर स्वामी का, ठीक है। वीर। जैन तीर्थकर में एक मल्लीनाथ था, ठीक है। मल्लीनाथ को जैन तीर्थकर में, ठीक है, फीमेल माना गया है, ठीक है। ब्राह्मणी थी शायद ये। मल्लीनाथ को क्या माना गया है? फीमेल माना गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने नंबर का नहीं पता है, लेकिन मल्लीनाथ को फीमेल माना गया। लेकिन जैनिज्म में भी दो थ्योरी है, ठीक है। एक मेल मानता है, एक इनको फीमेल मानता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन मेल है कौन फीमेल मानता है। अब तो बौद्धिज्म में 4 संगति हुई थी, लेकिन जैन में 2 संगति होता। सबसे पहला 310 ईसा पूर्व में, कहाँ पे होता? बिहार के पाटलिपुत्र में होता है। शासक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन थे। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वाला में स्थूलभद्र। क्या हुआ? तो ध्यान रखेंगे, इसी में आपको देखेंगे पहली, ये पूछा जाता है से मतलब जैन संगति में, ठीक है, किस जैन संगति में विभाजन हुआ? तो दिगंबर एवं स्वतंबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, ठीक है। तो प्रथम वाला में क्या इंपॉर्टेंट था? इसी में आप देखोगे दिगंबर एवं स्वतंबर में मतलब जैन धर्म का क्या होगा? विभाजन हो जाता, ठीक है। अब बौद्धिज्म का विभाजन किसमें होता है? तो चौथा में होता है। किसमें होता है? चौथा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैनिज्म का विभाजन किसमें होता है? पहला में ही हो जाता है, ठीक है। द्वितीय वाला जो होता है 512 ईस्वी में होता है। बल्लभी गुजरात में होता है। जैन धर्मों को अंतिम रूप से संकलन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे दिगंबर और श्वेतंबर, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है। दिगंबर जो थे किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न रहते थे। श्वेतंबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो मल्लीनाथ के अनुसार, ठीक है, सॉरी, दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ क्या पुरुष है, जबकि श्वेतंबर के अनुसार जो था मल्लीनाथ की बात करेंगे फीमेल से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे महावीर स्वामी की जन्म की बात करेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करेंगे तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई? पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। जैन धर्म का विभाजन की बात करेंगे तो प्रथम जैन संगति में श्वेतंबर एवं दिगंबर के रूप में हुआ। दिगंबर जो था उसका नेतृत्व जो था भद्रवायु ने किया, ठीक है। और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, पूर्ण नग्नता एवं कठोरता का मतलब इन्होंने माना, ठीक है। ये पूरी तरीके से कठोरता का पालन करते थे। इसी तरह का उसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग को पसंद नहीं करते थे। जैसे वहां पे बात करेंगे बौद्धिज्म में तो कौन था? हिनयान वाला। बौद्धिज्म में कौन था? हिनयान वाला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन था बौद्धिज्म में? हिनयान वाला, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कौन है? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कौन है, तो यहाँ पे कौन है? तो दिगंबर, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलेंगे श्वेतंबर। श्वेतंबर का नेतृत्व किसने दिया? स्थूलभद्र ने दिया, ठीक है। दिगंबर का नेतृत्व किसने दिया? भद्रबाहु ने। श्वेतंबर का नेतृत्व किसने? स्थूलभद्र ने दिया। इसमें स्वत्र वस्त्र पहनने की परंपरा थी। ये दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया, ठीक है, ध्यान रखें। इसीलिए श्वेतंबर के अनुसार मल्लीनाथ की बात करेंगे तो महिला थी, और दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ की बात के पुरुष थे, क्योंकि यहाँ पे नग्नता कही गई थी, तो महिला के संदर्भ में तो ये संभव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ को क्या माना गया? पुरुष माना गया। और श्वेतंबर के अनुसार मल्लीनाथ को महिला माना गया, ठीक है। अब आते शुंग वंश, ठीक है, क्या पता है? शुंग वंश, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। कब की स्थापना? शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग जो की बात का ब्राह्मण था, वह बृहद्रथ का क्या था? सेनापति था। पुष्यमित्र सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? सेनानी की उपाधि धारण की। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया। ये पूछा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो क्या बताएंगे? पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने करवाए? 2, ठीक है, ध्यान रखें, कितने? 2। ठीक है, 2 करवाए, ठीक है। वहां पे इनके मतलब वो कौन थे? क्या नाम है इसका? बात करेंगे वो क्या नाम है उसका?
हाँ, इनके पुरोहित पुरोहित कौन थे? पुरोहित कौन थे? पतंजलि सर। बिल्कुल, पुरोहित की बात करेंगे पतंजलि। पुरोहित कौन थे? ध्यान रखिए, पुरोहित की बात करेंगे, पुरोहित की बात करें पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना, ठीक है। पुष्यमित्र के बाद राजा कौन बना था? राजा अग्निमित्र बना। ठीक, कौन बना राजा? तो राजा पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अग्निमित्र जब राजा बनता है 148 ईसा पूर्व में जब राजा बना, तो कालिदास की एक नाटक है जिसका नाम मालविका मित्रम, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र का प्रेम का वर्णन है, ठीक है। मालविका के चित्र से ही अग्निमित्र को प्यार हो जाता है। मालविका जो थी दरबार में काम करने वाली, ठीक है, मतलब वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेविका थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अग्निमित्र को प्यार हो जाता मालविका से, ठीक है। अब बात करें इस वंश का अंतिम शासक की बात करें, देवभूति है, ठीक है। कौन है इस वंश का अंतिम शासक? देवभूति है, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईस्वी में, ठीक है। वो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, बृहदरथ का सेनापति था, सेनानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यवनों का आक्रमण को विफल कर दिया पुष्यमित्र सिंह सेन ने। पुष्यमित्र शुंग ने मतलब 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, जिनमें पुरोहित कौन थे? तो पुरोहित की बात के पतंजलि थे, ठीक है। पतंजलि की बात की योग दर्शन के प्रतिपादक भी थे, ठीक है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र मतलब 148 में शासक बना, राजा बना। और उनकी जो मतलब नाटक जो है, कालिदास का नाटक जो है, उसका मतलब हीरो कौन है, मतलब उसका अभिनेता कौन है? तो मालविका की मित्रम का अग्निमित्र है, ठीक है। मालविका की बात करेंगे, नायिका है, नायक और नायिका। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति की हत्या कर देता है वासुदेव, ठीक है। वासुदेव या फिर वसुमित्र कहते हैं, ठीक है। कर्ण वंश का संस्थापक वसुमित्र था। वसुमित्र शुंगों के आमत्य मंत्री थे, ठीक है। कर्ण वंश भी क्या था? एक तरह का ब्राह्मण वंश ही था। इस वंश का अंतिम शासक शिशुरमा था, ठीक है। शिशुरमा की हत्या कौन करेगा? सिमुक कर देगा। शिशुरमा की हत्या कौन करेगा? सिमुक करेगा। और सिमुक किस वंश का नींव रखेगा? तो सातवाहन वंश का नींव रखेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सिमुक जो था सुशर्मा की हत्या करेगा, जो कि कर्ण वंश का अंतिम शासक होगा, सातवाहन वंश का नींव रखेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दिया कुषाण, ठीक है। देखो कुषाण, कुषाण की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से भारतीय नहीं थे, ठीक है। भारत से आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे पहले थे। अगर पूछेगा भारत आने वाले विदेशियों में सबसे पहले कौन थे, तो कुषाण थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा विदेशों से आने वाले क्रम में हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे अंतिम में कौन था? कुषाण था। सबसे पहले में हिंद यूनानी था, उसके बाद शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, ठीक है। पहलव, पल्लव नहीं है, पहलव है, ठीक है। इसके संस्थापक बपदेव थे। पल्लव जो था बर्मन डायनेस्टी दूसरा था, ठीक है। इसके संस्थापक पहलव के बपदेव थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये पहलव है, पहलव जो थे दक्षिण विदेशी भारत का थे, ठीक है। राजवंश था सर। पल्लव दक्षिण भारत का हाँ, राजवंश था। वो दक्षिण भारत का था, ठीक है। ये पहलव है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पल्लव पूछ रहा है कि पहलव पूछ रहा है, जरा इसको आप लोग ध्यान दे देंगे, ठीक है। उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। आप चलते आगे देखेंगे यहाँ पे कुषाण की बात के चीन के यूची या फिर तोखरी जाति से संबंधित है। किस जाति से संबंध रखते थे ये? किस जाति से संबंध रखते थे? ठीक है, यूची जनजाति से संबंध रखते हैं, यूची और यूची, ठीक है, चोकरी। ध्यान रखिए, यूची, ठीक है, यूची कह लीजिए, या फिर ध्यान रखिए इसको टोकरी कह लीजिए, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक की बात कुजुल कडफिसस था। क्या था इसका संस्थापक? कौन था? कुजल कडफिसस था, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रमुख या फिर प्रतापी शासक के बारे में कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी करके पुरुष पर या फिर पेशावर थी, ठीक है। और दूसरी राजधानी की बात किसकी? मथुरा थी। मथुरा जो थी धार्मिक राजधानी थी। या सांस्कृतिक राजधानी की बात करेंगे कौन थी? तो मथुरा थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। अब जो कनिष्क ने पाटलिपुत्र बिहार पे जो आक्रमण करता है, तो पे अश्वघोष को अपने साथ उठा के ले आ जाता है, बुद्ध का भिक्षा पात्र उठा के ले आता है, और साथ में चमत्कारी मुर्गा को भी उठा कर लाता है, ठीक है। पाटलिपुत्र बिहार पे जब यहाँ पे इसका अश्व क्या बोलते हैं, इसका कनिष्क का जब हमला होता है, तो वहां से 3 चीजों को लेकर आता है। अश्वघोष को अपने साथ ले आता है, बुद्ध का भिक्षा पात्र को अपने साथ लेकर आता है, साथ में एक चमत्कारी मुर्गा को भी लेकर आता है, ठीक है। कनिष्क के समय गंधार एवं मथुरा कला का मतलब क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। तो कनिष्क के समय ही, कुषाणों के समय गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। और कनिष्क के समय में क्या होता है? चौथी बौद्ध संगीति होती। कहाँ पे होता है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में? कुंडलवन कश्मीर कुंडरबन कश्मीर में होता, ठीक है। कश्मीर। कनिष्क ने क्या किया? क्या? हाँ बिल्कुल, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि ध्यान रखेंगे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कनिष्क के समय में, ठीक है, सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, ठीक है। सिल्क मार्ग जो आती थी, जो कि मतलब कहाँ से? चीन से शुरू होकर रोम तक जाती थी, उस पे मतलब भारत में, ठीक है, कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का मतलब क्या था? आधिपत्य था, ठीक है। अब आते गुप्ता के देखेंगे, तो गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें श्रीगुप्त था। कब था? तो 240 से लेकर 280 के बीच में की थी।
गुप्त वंश का श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच गुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, ठीक है। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण कौन था? घटोत्कच था, ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संस्थापक, ठीक है। लेकिन अब पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की 320 से लेकर 335 ईसा पूर्व तक इसने रूल किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और इसने 320 ईस्वी में, ठीक है, शासन बनने के क्रम में, शासक बनने के क्रम में गुप्त संवत भी मतलब चलाया, ठीक है। जब ये शासक बनता है तो क्या शुरू किया इसने? मतलब क्या शुरू किया? तो गुप्त संवत चलाया, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवियों की राजकुमारी का नाम क्या था जिससे इसने विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? कुमार देवी से विवाह किया था। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, ध्यान रखें। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक घटोत्कच गुप्त था, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। ये लिच्छवियों से विवाह किया था ना, तो लिच्छवियों से विवाह किया कुमार देवी का पुत्र जो था समुद्रगुप्त था। इसे लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। दौहित्र का मतलब क्या होता है? नाती होता है, ठीक है। दौहित्र का मतलब क्या? नाती होता है। तो लिच्छवियों का क्या था? ये नाना नानी का घर इसके कहा था? लिच्छवी का, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह कई बार एग्जाम पूछा, लिच्छवी दौहित्री के नाम से कौन जाना जाता है। तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। समुद्रगुप्त ने पर क्रमांक, ठीक है, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित मतलब प्राग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से आपको देखने को मिलती है। इसने मतलब क्या किया था? उत्तरापथ के 9 राजाओं, दक्षिणापथ के 12 राजाओं का विजित किया था, ठीक है। उत्तरापथ के 9 राजाओं, दक्षिणी पथ के 12 राजाओं का विजिट किया था। लेकिन इसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं से विजिट करने के बाद उनके साथ संधि किया और उसको मतलब छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या किया? क्या किया? तो उसको मतलब क्या किया? छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं उसको? अपने अधीनता स्वीकार करा के छोड़ दिया था, ठीक है, स्वतंत्र कर दिया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया, ठीक है। समुद्रगुप्त को ध्यान में रखिएगा, बीना बजाते हुए दिखाया गया सिक्के पे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि की बात करेंगे, हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था, जो कि क्या लिखेगा? क्या लिखेगा हरिसिंह? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखेगा, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है। जहां पर भी प्रशंसा लगे वहां पर उस शासक की मतलब प्रशंसा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। हरिसेन उसके दरबार में लिखता था। किसकी प्रशंसा की गई है? तो उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, ठीक है। समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? ठीक है, तो वैष्णव धर्म को मानता था, ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण, ठीक है, उसका भाई जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या करके स्वयं राजा घोषित कर दिया, ठीक है। रामगुप्त की हत्या कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय। एग्जाम में 68 बीपीएससी में, आई थिंक 69 या 68 बीपीएससी में पूछा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बनेगा, लेकिन उसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय कर दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे प्रथम ऐसे शासक थे जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? अदितिराज। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र के नाम से कौन जाने जाते थे? लिच्छवी दौहित्र के नाम समुद्रगुप्त को जानते। क्यों जाने जाते थे भाई साहब? राजकुमारी क्या नाम था? कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, और उनके पुत्र ये हुए। तो समुद्रगुप्त का नानी क्या कहा था? समुद्रगुप्त का नानी का लिच्छवी हो गया, ठीक है, इसलिए लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके 389 में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। पहला उपाधि था जो कि इतिहास में 14 बार धारण किया गया। अंतिम राजा की बात करेंगे, हेमू जो था इस उपाधि के धारण करता था, ठीक है। पहला कौन था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवीगुप्त, देवीराज या फिर देवश्री की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया। कुबेर नाग से उत्पन्न होती है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का विवाह करा देता वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ इनका विवाह होता है, ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय के साथ किसका विवाह होता है? वाकाटक नरेश, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती गुप्त का विवाह होता है, ठीक है। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया
उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ों पर विजय भी प्राप्त की थी। तो ये भी पूछा जाता है भाई साहब, किनके समय का शासनकाल जो था, जो मतलब चंद्रगुप्ता एवं ठीक है वाकाटक के बीच में अच्छा था, प्रभावती गुप्त के समय था। प्रभावती तो बेटी थी, और जो गुप्त शासक की बात करेंगे, गुप्ता एम्पायर में कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो दोनों के बीच में काफी अच्छा संबंध था, क्योंकि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो ये अल्प वयस्क पुत्र का मतलब संरक्षिका बन के शासन करती है, तो दोनों के बीच में काफी अधिक मधुर संबंध होते हैं। ठीक है, अब आते चीनी जाति की बात। फाइहान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। फाइहान भारत में एक 14 वर्षों तक, कहीं कहीं पे 15 वर्षों भी दिखा रहेगा, 399 से लेके 414 तक मतलब शासन, मतलब क्या शासन नहीं, यहाँ पे आके भारत में भ्रमण के दौरान आता है, लगभग 14 से 15 वर्षों तक यहाँ पे रहा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौ अवस्था में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौ अवस्था में चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। ठीक है, महरौली लौ अवस्था दिल्ली में है, दुनिया का ध्यान इसीलिए आकर्षित किया, खुला में है, पानी गिरता है, हवा चलता है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, इसलिए दुनिया का ध्यान क्या किया, अपने तरफ आकर्षित किया है। ठीक है, तो महरौली का लौ स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार 9 रत्न रहते थे। ठीक है, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, अमर सिंह थे, बारहमिहिर थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घटकरपट थे, छपनक थे, वरुचि थे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे? 9 रत्न जो थे इनके दरबार में रहते थे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे, क्या चलेंगे, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के समय। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के समय में देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय में ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 में शासक बना। ये जो था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय ही मतलब हुई थी। गुप्त काल नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र मतलब क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, इसके बाद शासक है स्कंदगुप्त आएंगे। ये भी शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि मध्य एशिया के बर्बर जनजाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया। इनका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उनसे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अभिलेखों के हुनों को मलेच कहा गया। ठीक है, अभिलेखों में हुनों को मलेच कहा गया। ठीक है, मलेच जिनसे लोग, ठीक है, जिनसे मतलब लोग मतलब उससे करीब नहीं जाते। ठीक है, तो अभिलेख में हुनों को क्या बोला गया, मलेच कहा गया। ठीक है, आप चलते स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया, तो कहाँ पे सुदर्शन झील? ठीक है, कहाँ पे है? तो गुजरात में है ना, जूनागढ़ में मिलता है आपको, जूनागढ़ में आपको मिलता है, तो इसीलिए वहां पे स्कंदगुप्त के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो सुदर्शन झील आपको मिलेगा गुजरात में, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त मतलब क्या किया था, उसका मतलब क्या करवाया? ठीक है, क्या करवाया? पुनः उद्धार करवाया। ठीक है, इन्होंने शकों पे विजय प्राप्त कर ली थी। शकों पे विजय प्राप्त कर लेने के लिए, ठीक है, इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक के बाद का विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का साथ मगध वंश का अंत हो गया। ठीक है, गुप्त वंश के साथ ही मतलब मगध एम्पायर का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। मगध एम्पायर एक जिसकी स्थापना आप देखेंगे तो शुरू से ही चला था, किसके समय से, क्या नाम था, जरासंध के समय से चला था। उससे भी पहले जो था जरासंध का पिताजी का नाम क्या था? वेदरथ। बिरधवा था। उस समय से मगध चला आ रहा था, गुप्ता के समय जाते जाते पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। इतिहासकार बीएस स्मिथ ने, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो विंसेंट आर्थर स्मिथ साहब ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्ता एम्पायर को क्या बोला, स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे पाला। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, 750 ईस्वी में। अब देखेंगे यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जब पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तो वैकेंट उत्पन्न हो जाता है। तो बाहरी आक्रमण जो थे, ठीक है, भारत को, ठीक है, या फिर बिहार या फिर बंगाल के क्षेत्र को बहुत ही उस मतलब बुरी नजर से देखते, चाहते से क्षेत्र जो है हमारे अधीन आ जाए, आक्रमण की खतरा मतलब हो जाती है। तो कुछ लोग जो थे जाते हैं गोपाल के पास, जाते हैं, बोलते हैं आप सत्ता संभालिए। गोपाल का कोई भी मतलब नहीं होता, मतलब बैकग्राउंड की बात करें, शासकों के साथ नहीं थे, जनता के द्वारा बनाया गया शासक था गोपाल। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल के समय में 750 ईस्वी में हुई। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। पूछा भी जाता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल के समय हुई थी। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक की बात करें, धर्मपाल था। ठीक है, धर्मपाल किसका संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोमपुर महाविहार, ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। इंपोर्टेंट है, रख लीजिए। ठीक है, सोमपुर महाविहार जो कि बांग्लादेश में भी चला गया है,
लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, धर्मपाल ने ही करवाया था। ठीक है, तो सोमपुर महाविहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? धर्मपाल को जाता है। अब होता है त्रिपक्षीय, अगर पूछेगा त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है, ट्रिपलेट जो होता है, जो कि क्या होता है, गुप्ता के बाद मतलब यहाँ पे देखिए कन्नौज में शासन चलते रहा था, क्या नाम है इसका, हर्षवर्धन का शासन समाप्त हो जाता है, कन्नौज पे अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है, तो पालों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पार्टिसिपेट की बात करें धर्मपाल ने किया था, किसी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धर्मपाल की बात करेंगे, प्रतिहार शासक। ठीक है, वत्सराज को पराजित, धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। ठीक है, तो पहले पराजित होता है, बाद में पराजित करता है। वत्सराज को पराजित किया, कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी इसने कर लिया था। आप देखेंगे ट्रिपलेट जो था, ये ट्रिपलेट में कौन कौन शामिल था? तो एक तो जो थे पाल थे, एक थे प्रतिहार थे, और दूसरा की बात करेंगे, क्या नाम था इसको, राष्ट्रकूट है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट। अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? यहाँ पे प्रतिहारों की विजय हुई थी। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की विजय आखिरी रूप से हुई थी। ठीक है, धर्मपाल को उत्तरापद की उपाधि भी मिली थी। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे मिली थी? धर्मपाल को मिली थी। रीजन क्या था? तो उत्तरापद किसे कहते थे? उत्तरापद कहा जाता था इसको, क्या नाम है इसको, कन्नौज को। इसको कन्नौज को कहते थे। कन्नौज को जीत लिया था, तो इसलिए कुछ समय के लिए इसलिए उत्तरापद के स्वामी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र बना देवपाल। देवपाल जो पुत्र बना 810 में शासक बना। क्या? कन्नौज राजस्थान में है ना? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, खुशबुओं का शहर कहते हैं कन्नौज को। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये कन्नौज को उत्तर प्रदेश पड़ता है, खुशबुओं का शहर कहते हैं। ठीक है, देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो देवपाल ने राजधानी कहाँ बनाया? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, देवपाल ने, ठीक है ध्यान में, यहाँ प्रश्न पूछता है, देवपाल ने जावा जो कि इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, बालपुत्र देव की बात करेंगे, ये था शैलेंद्र वंशी शासक था, जावा इंडोनेशिया का था। उसने बोला था भाई साहब हमको नालंदा बिहार में, ठीक है, ठीक है, हमको क्या बिहार बनाना, नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में इसको दे दिए थे। ठीक है, देवपाल कर विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांस्य की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध थी। ठीक है, धीमन एवं बिठपाल, ध्यान में रखें, मेंस में लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो धीमन एवं बिठकाल की बात करेंगे, दोनों का दोनों है। ठीक है, पाल कला से संबंधित है। ठीक है, तो इस कला के प्रवर्तक में पाल काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? धीमन और बिठपाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, प्राचीन वंश इतिहास, प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक उनकी राजधानी। तो सबसे बृहद्रथ के समय गिरिवराज और राजगिरी राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी। बिंबिसार के समय गिरिवराज राजगिरी, बोलते रहिए आप लोग भी। उदयन ने राजधानी उठाकर कहाँ ले गया? ठीक है, कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, शिशुनाग ने राजधानी को कहाँ लेकर आ गया? फिर से वैशाली। वैशाली ले गया राजधानी को पाटलिपुत्र से। ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी कलाशक फिर पाटलिपुत्र, नंद वंश पाटलिपुत्र, मौर्य वंश पाटलिपुत्र, कुषाण के समय पुरुषपुर पेशावर कह लीजिए, फिर मथुरा, गुप्त वंश के साथ पाटलिपुत्र, पाल वंश के समय मुंगेर राजधानी रही है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैशाली किसके समय? शिशुनाग के समय। ठीक है, बात करेंगे मुंगेर किसके समय? तो किसके समय? पाल के समय। किस पाल के समय? देवपाल के समय। देवपाल था ना, देवपाल, धर्मपाल का पुत्र। देवपाल के समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके समय राजधानी कहाँ रहे? तो इसके समय राजधानी आपकी कहाँ रहे? तो ध्यान मुंगेर रहे। अब आते हैं प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में देखेंगे। तो अर्थशास्त्र की देखें कौन है? कौटिल्य। क्या जानकारी मिलती है? तो एडमिनिस्ट्रेशन से, राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र के लेखक की बात अशोकस। बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। प्रज्ञा पारमिता लेखक नागार्जुन की, ठीक है, क्या बोला जाता है? शून्यवाद का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत के भी जनक माने जाते हैं नागार्जुन को। ठीक है, शिव की बात करेंगे, हेमसंग के द्वारा लिखा गया भारत की यात्रा का विवरण के साथ साथ 138 देशों का यात्रा विवरण है। ठीक है, 138 देशों का यात्रा विवरण इस किताब में है। इंडिका की बात करेंगे, राइटर मेगास्टिनिस मौर्य साम्राज्य का वेतन ये देते हैं। इन्होंने बताया था भाई मौर्य साम्राज्य 7 समाजों में बटा हुआ था। ठीक है, मिलिंद पन्हा की बात करें, लेखक का नाम है नागसेन। ठीक है, बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह है। ठीक है, मतलब इसमें नागसेन के जवाब है, नागसेन के जवाब है जो कि बौद्ध साधु थे, या मिनांडर के प्रश्न है। ललित विस्तार की बात करें, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया, ध्यान रखें। महावंश की बात करेंगे, श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। ठीक है, जातक कथा की बात करें, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां आपको इनमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत क्या होता है? समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे
क्या देखेंगे? मेडिवल इंडिया देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? मेडिवल इंडिया देखेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, समझ गए? यस।